नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक मामूली सी प्रेम कहानी, जो सूरज प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक मामूली सी प्रेम कहानी। यहाँ कही जा रही कहानी देश की आज़ादी के 50वें वर्ष के दौरान की एक छोटी सी मामूली सी प्रेम कहानी है। हो सकता है आपको यह प्रेम कहानी तो क्या कहानी ही न लगे और आप कहें कि यह सब क्या बकवास है। जीवन के साथ यही तो तकलीफ है, जब जीवन की बात की जाए तो कहानी लगती है और जब कहानी सुनाई जाए तो लगता है इसमें कहानी जैसा तो कुछ भी नहीं। हम यही सब कुछ तो रोज देखते सुनते रहते हैं, फिर भी कहानी कहनी ही है। जीवन या कहानी जो कुछ भी है यही है, बाकी फैसला आपका। खैर, तो पिछले कई वर्षों की कई शामों की तरह आज की शाम भी हमारा कथानायक मुंबई महानगर, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, कि मेरिन ड्राइव की मुंडेर पर पिछले आधे घंटे से कथानायिका के इंतजार में बैठा हुआ अरब सागर की उठती गिरती लहरें देख रहा है। सूर्य अभी अभी डूबा है और जाते जाते जैसे अपने पीछे रंगों की बाल्टी को ठोकर मार गया है। सारे रंग गडमड होकर क्षितिज पर बिखर गए हैं। कथानायक का नाम कुछ भी हो सकता है। उसकी उम्र 20-22 बरस से लेकर 28-30 बरस कुछ भी हो सकती है। वह किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। वह किसी बैंक में क्लर्क या किसी प्राइवेट फर्म में जूनियर असिस्टेंट या किसी फैक्ट्री में स्टोर कीपर भी हो सकता है। ऐसे 50 धंधे हैं इस महानगर में जो कथानायक या कथानायक जैसे दूसरे नौजवान करते मिलेंगे। वैसे भी इस कहानी में एक बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ठीक ठीक कौन सा काम करता है। जहाँ तक उसके रहने का सवाल है, वह मुंबई महानगर के दूर या पास के किसी उपनगर में स्टेशन से काफ़ी दूर एक झोपड़पट्टी में रह सकता है और एंटाफिल बांद्रा सरकारी वसाहत सहार PNT कॉलोनी में क्लास 4 क्वार्टर में से किसी फ्लैट में सब लेटिंग करके एक कमरा भी लेकर रह सकता है। और यह भी हो सकता है कि कहीं खाने की सुविधा के साथ पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह किसी हेड क्लर्क नुमा अपने किसी बॉस के 1.5 कमरे के मकान में रात को बिस्तर बिछाने भर की जगह में रह रहा हो। होने को तो यह भी हो सकता है कि वह किसी लॉज में 6 या 8 बिस्तरों वाले एक बड़े से कमरे में रह रहा हो, जहां रहने के साथ साथ खाने की सुविधा भी हो। बेशक वहां का खाना इतना घटिया हो कि आए दिन उसका पेट खराब हो जाता हो, लेकिन फिर भी वहीं जमा हुआ हो। इतना तय है कि वह कहीं भी रह रहा हो। किराए का कमरा लेकर रहने की उसकी हैसियत नहीं है। होती तो कथानायिका से कब से उसकी शादी हो चुकी होती और वह इस समय यहाँ बैठा उसका इंतजार न कर रहा होता। कथानायिका को अब तक ना आना चाहिए, उसने सोचा और राह चलते एक आदमी की गाड़ी पर निगाह डाली। उसे यहाँ बैठे हुए 45 मिनट होने को आए थे। कथानायिका से उसकी मुलाकात यहीं इसी जगह पर हुई थी, लगभग 2.5 साल पहले। कथानायिका की ज़िंदगी भी कमोबेश कथानायक जैसी ही है। उसका भी कोई भी नाम, नौकरी, डिग्री, जाति, धर्म हो सकता है, अलबत्ता रहती वो अपने घर में है और इस तरह कुछ मायनों में कथानायक से बेहतर स्थिति में है। बाकी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। शायद इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई होगी। कथानायक इस शहर में परदेशी है, कथानायिका स्थानीय। उसका अपना घर बार है, बाकी सारे दुख एक जैसे, सांझे और बराबर भी। कथानायिका साधारण काठी की औसत सी दिखने वाली लड़की है। बेशक उसकी आंखें खूब गहरी और ख़ास तरह की चमक लिए हुए हैं। उसका बाकी चेहरा मुहरा साधारण है, रंग भी थोड़ा दबा हुआ है, जिसकी वजह से वह कई बार हीनता महसूस करती है। 1 मिनट ठहरे, यहाँ इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि कहानी में बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए कथानायक और कथानायिका का नामकरण कर दिया जाए,
ताकि उन दोनों की कहानी पढ़ते हुए हम महसूस करते रहें कि वे भी हमारी तरह हाड़ मास के जीते जागते इंसान हैं और उनकी भी बेशक मामूली ही हो अपनी खुद की ज़िंदगी है और उनकी भी एक पहचान है। चूँकि यह कहानी भारत देश उसकी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और उस दौरान की मामूली सी प्रेम कहानी है, अतः इन दोनों के नाम भारत और भारती रख दिए जाएं तो आप शायद ऐतराज़ न करें। संयोग से कथानायिका भारती उपनाम से कविताएं भी लिखती है। हमारे कथानायक और कथानायिका, जिन्हें हम आगे पूरी कहानी में भारत और भारती के नाम से जानेंगे, हालात के मारे दो अदने से इंसान हैं, बेहद शरीफ और जमाने भर के सताए हुए। उनकी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है: संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। सफलता एक भी नहीं। वैसे मौका मिलता तो वे भी ज़िंदगी की सारी सीढ़ियाँ आपको एक साथ चढ़कर दिखा देते, बस उन्हें अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका ही नहीं मिला। हर तरह से योग्य होने के बावजूद, हर संभव कोशिश कर लेने के बावजूद, वैसे उनकी इस हालत के लिए उन्हें तो कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बात भी है कि वे हालत का शिकार होने वाले अकेले, पहले या आखिरी भी नहीं हैं। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है और उसे बयां करने के लिए हमें अपनी इस प्रेम कहानी को थोड़ी देर यहीं रोककर हालात की उस कहानी की तह में जाना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम कथानायक और कथानायिका के बहाने उन सारी स्थितियों की पड़ताल कर रहे होंगे तो वे दोनों भी लगातार इस कहानी में हमारे आसपास बने रहेंगे, बल्कि जहाँ भी मौका मिलेगा हमें आगे की अपनी कहानी खुद ही सुनाएंगे। तो देश की यह 50वीं वर्षगांठ थी। यह साल भी पिछले सारे सालों की तरह वैसे ही शुरू होकर यूं ही गुजर जाने वाला था और उन दोनों के लिए आज़ादी के इस साल और पिछले 49 सालों में कोई अंतर नहीं था। फिर भी इस साल सरकारी तौर पर और सरकारी खर्च पर पूरे देश में उत्सव का माहौल रहने वाला था। इस मत के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए पहले ही अलग रख दिए थे, जिन्हें साल भर चलने वाले सरकारी समारोहों, उत्सवों, नाटकों और नौटंकियों में खुले हाथों से खर्च किया जाना था। इन आयोजनों के लिए बहुत ऊंचे दर्जे की विषयों समितियां बना दी गई थीं और उनके सलाह मशवरे से ये सारे भव्य आयोजन किए जाने थे। जहाँ तक कथानायक और कथानायिका का इन सब आयोजनों से जुड़ने का सवाल था, वे पूरी तरह से उदासीन थे। वैसे भी सरकार उन्हें इन सब में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया था। किसी ने ना तो उन्हें इन सब के लिए आमंत्रित किया था और ना ही किसी भी स्टेज पर उन्हें विश्वास में लिया गया था। वे चाहकर भी इन सब में शामिल नहीं हो सकते थे। कथानायिका के इंतजार में बैठे कथानायक भारत की सोचने की गंभीर मुद्रा देखकर कल्पना करना मुश्किल नहीं लगता कि वह इस समय किस उधेड़बुन से गुजर रहा होगा। हो सकता है वह इस समय दूर किसी गांव में या छोटे शहर में अपनी बीमार माँ, रिटायर बाप, बेरोजगार छोटे भाई, शादी के इंतजार में बैठी बहन के बारे में सोच रहा हो और इस महीने भी उन्हें अब तक मनी ऑर्डर न भेज पाने के बारे में परेशान हो, या उसे आज अपनी इस नौकरी से जवाब मिल गया हो और वह एक बार फिर बेरोजगार होने जा रहा है। हो सकता है कल उसकी प्रेमिका का जन्मदिन हो और वह उसके लिए छोटा मोटा तोहफा लेने के बारे में सोच रहा हो। इस बात की भी संभावना है कि आज शनिवार हो और उसकी जेब में एक भी पैसा ना हो। उसे हर हालत में आज अपने ठेके का किराया चुकाना नहीं तो, या उसने नायिका से आज बढ़िया खाना खिलाने का वादा कर रखा हो, या उसकी नौकरी में कोई लफड़ा या रहने की जगह, या हो सकता है अभी तक जो हमने अनुमान लगाए वह सारे ही गलत हों। वह तो बस यूं ही यहाँ मौसम और शाम की रंगीनियाँ देखकर कुछ वक्त बिताने की नीयत से मरीन ड्राइव की मुंडेर पर आकर बैठ गया हो। दरअसल जैसा कि मैंने बताया, देश की आज़ादी का यह 50वां साल पिछले 49 सालों से कोई फ़र्क नहीं रहता। सब कुछ वैसा ही था, बल्कि कई मायनों में बदतर। अगर इस बीच जनसंख्या बढ़ी थी तो उसके अनुपात में बेरोजगारी कई गुना बढ़ी थी। हालांकि आज़ादी के इस 50वें वर्ष में भी
पिछले वर्ष और उससे भी पिछले कई वर्षों की तरह देश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी और प्रबंध संस्थानों ने लाखों की संख्या में हर तरह से योग्य और कुछ कर गुजरने के उत्साह से लवरेज पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स तैयार करके सड़कों पर उतार दिए थे। उनकी जगह तुरंत ही और उनसे भी अधिक तादाद में नए लोग उनकी जगह लेने इन संस्थानों आदि में पहुंच गए थे। भीतर सबके सामने लायक जगह नहीं थी, फिर भी लोग थे कि किसी भी तरह एक बार दाखिला पा लेने के लिए आकुल व्याकुल थे। कई लोग तो इसके लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च करके भी भीतर जगह पाने के लिए होड़ सी लगा रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी रुचि किस विषय में थी और प्रवेश किस विषय में मिल रहा था। उन्हें तो बस एक अतः डिग्री से मतलब था, कैसी भी किसी भी विषय की मिले। वे जानते थे उन्हें जो नौकरी अगर कभी मिली तो सिर्फ डिग्री के आधार पर मिलेगी, उसमें दर्ज विषय के आधार पर नहीं, उनकी विशेषता के आधार पर कतई नहीं। उधर बाहर सड़कों पर अभी भी पिछले कई वर्षों के बकाया पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हर तरह से योग्य, ज़रूरतमंद और इच्छुक होने के बावजूद अपने लायक कोई काम नहीं तलाश पाए थे और हर वक्त अपने हाथ में मैली पड़ चुकी हुई डिग्रियों, आवेदन पत्रों की कॉपियों और अखबारों के कतरनों का बंडल उठाए दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सेवा योजन कार्यालयों के गेट के आसपास और चौराहों नुक्कड़ों पर देखे जा सकते थे। वे हर कहीं मौजूद थे। वे सब जगहों पर अरसे से थे। बेरोजगारी की इस भीड़ में इन नए लोगों के आ जाने से हर कहीं भीड़ बेतहाशा बढ़ गई थी और लगभग हर जगह एक दूसरे को धक्याने की सी नौबत आ गई थी। इन सब लोगों को धैर्य हालांकि अब तक चुक जाना चाहिए था और मनोविज्ञान के नियमों के हिसाब से मारा मारी, सिर फुटबॉल और इस तरह की दूसरी अराजक स्थितियों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। फिर भी न जाने क्यों आमतौर पर यह स्थिति नहीं आ पाई थी। ये लोग बेहद आस्थावान थे, प्रतीक्षा और आश्वासनों के सहारे यहाँ तक कि कठिन और असंभव यात्रा पूरी करके आ पहुँचे थे। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोई जादुई चिराग उनकी ज़िंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए बस आता ही होगा। पिछली पीढ़ी से भी अधिकतर लोग बिना कोई ढंग का काम पाए अपनी ज़िंदगी की आधी सदी पूरी कर चुके थे। न तो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और ना ही कोई जादुई चिराग उनकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी का एक आध कतरा ही ला पाया था। ये सारे के सारे लोग जो बेरोजगार थे और काम करना चाहते थे, अरसे से खाली पेट और लगभग शून्य दिमाग लिए अब तक पस्त होने को आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनकी आंखों में चमक अभी भी बाकी थी और वे एकटक सड़क के उस मुहाने की तरफ देख रहे थे जहाँ से कभी कभी रोजगार के कुछ एक मौके मुहैया कराने वालों के आने की बारीक सी उम्मीद रहती थी। अमूमन वे लोग कभी इस तरफ आते देखे तो नहीं गए, सिर्फ सुने गए थे और अगर कभी भी आए भी थे तो आगे आगे खड़े दो चार लोगों को अपने पीछे आने का इशारा कर बहुत तेज़ी से लौट गए। धप। उनके आने और लौटने के बीच का अंतराल इतना कम होता था कि पीछे खड़े लोगों को हवा भी नहीं लग पाती थी और वे लौट चुके होते थे। हमारा कथानायक भारत हमेशा ऐसी कतारों में मौजूद था, कभी सबसे आगे तो कभी बेइंतहा भीड़ में सबसे पीछे। वह कहीं भी रहा हो, हमेशा चला गया था। उसके हिस्से में कभी भी कोई ढंग की नौकरी आई ही नहीं। उसे आज भी याद करके हंसी आती है। उसकी पहली नौकरी नगर पालिका में थी। तब वह 12वीं पूरी कर चुका था। उसकी उम्र 18 की थी। यह 10 साल पहले की बात है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बड़ी मुश्किल से 100 रुपये देकर नाम निकलवाया था उसने। यह तो वहीं जाकर पता चला था कि ये नौकरी गली गली घूमकर मच्छर मारने की दवा छिड़कने की है। साइकिल अपनी होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए मना करने का मतलब होता कि अगले 3 महीनों तक एक्सचेंज से दोबारा किसी नौकरी के लिए नाम नहीं आएगा और स्वीकार करने का मतलब अगले 6 महीनों तक नाम नहीं आएगा। फिर भी उसने यह नौकरी यह सोचकर कर ली कि कुछ तो पैसे मिलेंगे ही। साइकिल का इंतजाम उसे करना पड़ा था।
जिस पड़ोसी के बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था, उनसे मिली साइकिल उसे एक और बच्चे को मुफ्त पढ़ाने की शर्त पर। लेकिन यह नौकरी सिर्फ 3 दिन चल पाई। वैसे चलाने वाले इससे बदतर नौकरियां भी चला रहे थे। भारत ने भी आगे पीछे कई वाहियात नौकरियां की ही थीं, लेकिन मच्छर मारने वाली इस नौकरी से वह एक पल के लिए भी कूद को जोड़ नहीं पाया था। बहुत बेवन से 2-2.5 दिन काटकर उससे अलग हो गया था। ऐसा नहीं था कि बेरोजगारी के लंबे लंबे दौर से गुजरते कथानायक या उसके साथ के सारे बेरोजगार कभी निराश नहीं होते थे या उन्हें गुस्सा नहीं आता था। दरअसल इनकी निराशा और इनका गुस्सा सिर्फ इन्हीं को जान लेता था। चरम हताशा की हालत में कुछ एक खुदकुशी कर लेते थे या घर वालों के साथ सामूहिक रूप से जहर खा लेते थे। लेकिन अब तक ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आई थी कि नौकरी मांगने वालों ने कोई भी काम न मिलने पर मिल मालिकों, बैंकों या सरकारी दफ्तरों का घेराव किया हो, हिंसा का रास्ता अपनाया हो या कहीं ऊंची आवाज़ में बात की हो। एक भी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई। शायद बेरोजगारों की ही जमात ऐसी थी कि जो संगठित नहीं थी। उनका कोई गुट नहीं था, ना कोई रहनुमा। हाँ, कभी कभार कुछ स्वार्थी तत्व जरूर इन लोगों को अपने मतलब के लिए अपने पीछे आने वाली भीड़ में शामिल कर लेते और अपना काम सत्ते ही इन्हें वापस सड़कों पर ठेल देते थे। कथानायक अपने चारों ओर गहरी हताशा और निराशा से देखता था। वह जानता था कि अकेले बलबूते पर पूरे देश में वर्षों से फैली भयंकर अव्यवस्था, बेरोजगारी और हद दर्जे की उदासीनता से कभी नहीं लड़ पाएगा। कोई नहीं लड़ सकता था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। हालत इतनी खराब थी कि रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में और नाम लिखने की जगह नहीं बची थी। फिर भी हर बेरोजगार नौकरी की हल्की सी उम्मीद में रोजगार दफ्तरों के आगे लगी कतारों में दिन भर खड़ा रहता। फिर भी नाम लिखवाने के लिए उसका नंबर नहीं आ पाता था। देरी की शिकायत करने पर यही बताया जाता कि स्टाफ की कमी है, देर तो लगेगी है। यही हालत सब जगह थी। छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी उसे घंटों लाइनों में लगना पड़ता। एक लाइन का काम खत्म करके दूसरे काम के लिए दूसरी लाइन में नए सिरे से अपनी बारी लगानी होती। इन्हीं लाइनों के चक्कर में सिर्फ आधे घंटे के काम के 15-15 दिन लग जाते। सभी जगह स्टाफ की कमी का रोना रोया जाता। सच तो यह था कि एक तरफ स्टाफ की बेहद कमी थी और दूसरी तरफ काम करने लायक अमूमन हर तीसरा व्यक्ति बेकार था या अपनी योग्यता और हैसियत से काम का काम औने पौने दानों पर करने के लिए मजबूर था। यह भी हो रहा था कि एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद इस तरह के युवक सचमुच ही बेकार हो चुके थे। तब उनमें ना तो काम करने का मादा बचता, ना इच्छा शक्ति ही। इस तरह से उसे तैयार करने में समाज की ढेर सारी पूंजी तो बेकार जाती ही थी। उसकी खुद की वर्षों की मेहनत, पूंजी, लगन और ईमानदार कोशिश भी बेकार चली जाती थी। रोजगार हो ना हो, पेट सबके पास लगभग एक जैसा ही था, जो आधा अधूरा ही सही अनाज मांगता था। इसी खाली पेट को किसी भी हालत में भरने की मजबूरी कई लोगों को आपराधिक जगत की तरफ मोड़ देती, जहां जाने के तो कई आसान रास्ते थे, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था। कथानायक के पास कुछ भी तो नहीं था कि दे दिलाकर ही कहीं खुद को फिट करवा लेता। ना सिफारिश, ना रिश्वत के पैसे। वैसे भी वह रोज ही देखता था कि जो लोग किसी न किसी तरह जुगत भिड़ाकर कुछ दे दिलाकर ऊंची सिफारिश लगवाकर इन थोड़ी सी नौकरियों से चिपक भी गए थे, वे भी इतने विरोधाभास की जिंदगी जी रहे थे कि आश्चर्य होता था कि अब तक ये लोग पागल क्यों नहीं हो गए। बॉटनी का गोल्ड मेडलिस्ट बैंक के काउंटर पर बैठा दिन भर नोट गिनता था और फिजिक्स का फर्स्ट क्लास कहीं सड़े हुए सरकारी दफ्तर में घुन लगी कुर्सी पर बैठा आलतू फालतू की चिट्ठियों को दर्ज कर रहा था। अंग्रेजी साहित्य के एमए पास युवक होटल में ग्राहकों के डिनर के ऑर्डर लेते मिलते और हिंदी का पीएचडी किसी दूर दराज चुंगी पर बैठा जाहिल ट्रक ड्राइवरों से माथापच्ची कर रहा होता। बायोकेमिस्ट्री की प्रथम श्रेणी के एमएससी पास लड़के टेलीफोन ऑपरेटर की उच्ची सी नौकरी करने पर मजबूर थे।
पॉलिस्टर टेक्नोलॉजी में पीएचडी युवक किसी चाय कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर होता। कहीं कहीं ऐसा भी होता कि घोड़ा डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद जब किसी युवक को दूर पास कहीं भी छोटी सी भी नौकरी नहीं मिलती थी तो वह मोटर पार्ट्स की या किताबों की सेल्समैनी वाली घुमंतु नौकरी सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता था कि घर वालों के आगे हर समय थोड़ा लटका रहने से तो यही बेहतर था। उसने खुद ने भी तो ग्रेजुएट होने के बाद ऐसे काम किए थे जिन्हें कोई 8वीं पास भी आराम से कर सकता या कर रहा होता। इस वक्त का सबसे बड़ा सच यह था कि कई डाकखानों के बाहर दसियों की संख्या में बेकार ग्रेजुएट्स बैठे हुए एक एक दो दो रुपए लेकर अनपढ़ मजदूरों के घर पर भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर फॉर्म भरकर रोजी रोटी कमा रहे थे। निश्चित ही ये मजदूर इन ग्रेजुएटों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे, जो अपने रहने खाने के अलावा अपने घर भेजने लायक पैसे कमा रहे थे। विचित्र संयोग था कि कथानायक को हमेशा फालतू, अनुत्पादक और अपने स्तर से कम के काम करने पड़े थे। वह हमेशा यही सोचकर अपने को तसल्ली दे देता कि वह अकेला नहीं, उसके साथ के लाखों की तादाद में बेरोजगार लोग एक साथ कई साजिशों का शिकार हैं। सरकार की चिंता तो इतनी भर थी कि उसके आंकड़ों में किसी तरह यह दर्ज हो जाए कि देश की अधिकतर आबादी उनके प्रयासों से साक्षर है, प्रशिक्षित है और हर तरह से योग्य है। सबको नौकरी देने की ना तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, ना उसकी औकात है और ना ही उसने कभी ऐसा वादा किया था। अगर कहीं कामों की गुंजाइश थी भी तो सरकार के ऊंची गद्दीदार कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि तय कर सकते कि किस काम के लिए कौन सा आदमी ठीक रहेगा। सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि तय करने की ताकत रखने वाले कई अफसर, लीडर खुद ही गलत जगहों और गलत कुर्सियों पर गलत तरीके से बैठे हुए थे। उनसे किसी भी तरह की उम्मीद करना उनके साथ जाती होती। अधिक तकलीफ की बात थी कि जिन लोगों के भरोसे यह देश चल रहा था वे ही पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा नकारा, भ्रष्ट, लापरवाह और अवसरवादी सिद्ध हुए थे। 100 करोड़ की जनसंख्या के मुहाने पर खड़े देश के लिए यह बहुत ही शर्म की बात थी कि पूरे देश में आदर्श कहे जा सकने लायक एक भी नेता नहीं था। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे विश्व के सबसे वैभवशाली परंपराओं और मान्यताओं और समृद्ध लोकतंत्र वाले देश में इस समय एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर देश की जनता मन से भरोसा कर सके। यह देश बौनों का देश बन चुका था। दुर्भाग्य से जिन हाथों में देश का नेतृत्व सौंपा गया था उनमें आधे से ज़्यादा लुच्चे, आवारा, कातिल, हत्यारे, शातिर अपराधी, 20-20 हत्याओं के दोषी सिद्ध डकैत और गिरहकट भरे पड़े थे। कुल मिलाकर राजनीति में यह आलम था कि आप एक नेता और हत्यारे में फ़र्क नहीं दिखा सकते थे। आए दिन अखबार नेताओं द्वारा करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने, हत्या या बलात्कार करने या अन्य अपराधों में लिप्त पाए जाने की खबरों से भरे होते। अक्सर पता चलता फला नेरा या मुख्यमंत्री के घर से करोड़ों रुपए की नकदी पाई गई या फला प्रधानमंत्री पर करोड़ों रुपए से भरे सूटकेस अपराधियों से लेने के आरोप लगाए गए हैं या विदेशों के हथियार व्यापारियों से रिश्वत लेने के आरोप लगते और इन आरोपों से विचलित न होते, ना ही इनका खंडन करते। वे पूरी बेशर्मी से अदालतों से अग्रिम जमानत ले लेते। बेशर्मी का आलम यह होता कि वे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए फिर जनता के प्रतिनिधि बन हाथ जोड़ वोट मांगने चल पड़ते। उन पर आपराधिक मुकदमे चलते रहते, वे जेल भी हो आते और इस बीच सत्ता अपने परिवार वालों को सौंप जाते। मानो सत्ता ना हो, लाला की दुकान हो कि कोई भी सौदा सुलभ बेच लेगा। राजनीति एक खुजैली रंडी का नाम हो गया था। इसके पास सुख तो था लेकिन रोग व खाज भी थे। लोग फिर भी इसके पास जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पहले चोरी छुपे, अब खुलेआम। इसके पास आने वालों की दीन दुनिया से नैतिक अनैतिक कोई संबंध नहीं रह जाता था। देश उनके लिए एक खुला हरा भरा चारागाह था और उनका काम सिर्फ हरी घास जितनी हो सके चर लेना था और कुछ भी नहीं।
राजनीति नाम के इस रंडी के पास बेइंतहा पैसा था, इतना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहाँ जाने वाले खिलाड़ी राजे महाराजाओं की तरह ऐशो आराम से रहते और सरकारी मशीनरी पर जमकर दुरुपयोग करते। मशीनरी के इस दुरुपयोग का ही परिणाम था कि इस राजनीति की कुनबापरस्ती की छत्रछाया में लगभग कथानायक की ही पीढ़ी का एक ऐसा वर्ग भी अंगड़ाइयाँ ले रहा था, जिसके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, जिसके पास कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी और सामाजिक बोझ तो दूर तक नहीं था। फास्ट लाइफ का हिमायती है युवा वर्ग, जिस रफ्तार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाता, उसी रफ्तार से अपने सारे काम पूरे होते देखना चाहता। यह युवा वर्ग बेहद जल्दी में था और उसे जरा सा भी इंतजार करना गवारा नहीं था। वह अपने पास आधुनिक आग्नेय हथियार पेन या लाइटर की तरह रखता था और उनका इस्तेमाल भी वैसा ही करता। वह आधी रात को क्लब में शराब परोसने में एक पल की भी देर होने पर या बाला दौरा पेक के साथ चुम्बन देने से इनकार करने पर उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर 200 आदमियों की मौजूदगी में सरेआम उसकी हत्या कर सकता था। अपनी मनपसंद आइसक्रीम ना मिलने पर वेटर की हत्या कर सकता था। शराब का नशा बढ़ाने के लिए अपनी ही प्रेमिका को मारकर मक्खन के साथ तंदूर में भून सकता था और सेक्स संबंधी अपनी विकृतियों को पूरा करने के लिए भारी टिकट खरीदकर पुरुषों को नंगा नाच भी देखने जा सकता था। उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस देश का कानून उसकी मुट्ठी में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वर्ग की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि यह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था और सारी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता था। वह देर रात सड़कों पर तेज गाड़ियाँ चलाता, अय्याशी के नित्य नए चारागाह तलाशता, भौणी रूप में सेक्स का प्रदर्शन करता कराता और नशे में धुत होकर घर लौटते समय किसी को भी अपनी गाड़ी के नीचे कुचल सकता था। उसे इस हादसे पर कोई अफसोस भी ना होता। उसे पता था कि जब गवाहियाँ दी जाएंगी तो वहाँ उसकी VMD गाड़ी का नहीं, किसी अनाड़ी शराबी द्वारा चलाए जा रहे ट्रक का जिक्र होगा। और यह वही वर्ग था जो दिन भर काले धंधों में अनाप शनाप पैसा कमाता और रात को अपनी औकात बताने को खर्च कर डालता। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में।